हेलो स्टूडेंट्स। तो एक गॉस लॉ एप्लीकेशन पर दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने जो प्लेन शीट होती है इनफाइनाइट लॉन्ग और विड्थ वाली जो शीट थी उस पर अगर चार्ज हो यानी इसकी यानी इसकी लेंथ और विड्थ इनफाइनाइट हो दोनों तरफ, तो अगर इस पर चार्ज हो तो उसकी वजह से जो आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हो उस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना हो, यानी इससे कोई आर डिस्टेंस पर हो। अगर हमें यह विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो हमने देखा था उसका फॉर्मूला था ई इज इक्वल टू आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले में आर आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है, इसका मतलब ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। यानी एक शीट में उसके आसपास विद्युत क्षेत्र एक जैसा होता है, यानी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। इससे दूर जाएगा तब भी ये विद्युत क्षेत्र समान होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। इसके ये इसके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में इसके जितने भी डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, इसलिए ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये तो था शीट के लिए। इस वाले लेक्चर में हम फॉर्मूला बनाएंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए। तो स्टूडेंट टॉपिक है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। यानी एक तार है, यहाँ बना लेते हैं, ये एक तार है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, ठीक है, और इस पर चार्ज है। इसकी वजह से हमें निकालना है आर डिस्टेंस पर, यानी इससे कुछ आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, हमें इस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, ये यहाँ से मान लीजिए इसकी डिस्टेंस है आर, तो हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पर। अब हमने शीट के लिए तो गाउसियन सरफेस बनाई थी जो सिलेंडर इसको पार करते हुए निकलता है। इसमें किस तरह से होगी, देखिए इसमें क्या लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज, तो इसकी वजह से भी सेम उसी तरह आएगा जैसे हमने देखा था कि अगर ये चार्ज है और अगर कोई पॉइंट पी आर डिस्टेंस पर ले, तो मान लीजिए दो कंपोनेंट ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसे थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले लेते हैं ये चार्ज का। ठीक है, तो मान लीजिए इस चार्ज की वजह से इस पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगेगा और इस पर इस दिशा में लगेगा, तो रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में। ठीक, दोनों का रिजल्टेंट होगा क्योंकि इसका हमने देखा था कंपोनेंट हमने इस डायरेक्शन में इसका इस तरफ निकाला था और इस वाले का इस तरफ निकाला था, दोनों इक्वल और अपोजिट थे, इसलिए जो इसके पैरेलल होते हैं वो तो कैंसिल हो जाते हैं, जो इसके परपेंडिकुलर होते हैं इस डायरेक्शन में वो ओनली ये वाला कंपोनेंट रहेंगे, इसके सारा विद्युत क्षेत्र हमें इस डायरेक्शन में मिलेंगे। ये हमने देखा था। ठीक है, तो हमें इस वायर की वजह से भी विद्युत क्षेत्र इसी तरह मिलेगा, ये इस डायरेक्शन में होगा और हम पैरेलल लाइंस के थ्रू इसको दिखा सकते हैं। तो हमें सरफेस इस तरह से लेनी होगी कि जो इस वायर की जो लेंथ है इसके पैरेलल हो सरफेस और बंद पृष्ठ हो। ठीक, तो हमें इसमें इस तरह से लेनी होगी। हम इसमें मान लीजिए आर डिस्टेंस पर यहाँ से हमें सरफेस भी ऐसी लेनी है कि इसके थ्रू सिमेट्री हो, यानी जितना इधर सरफेस हो उतना इधर हो। तो हम मान लीजिए एक कर्व्ड सरफेस लेते हैं इस तरह से और इसको पूरा राउंड घुमा देते हैं, तो उससे क्या हमें एक आर त्रिज्या का एक सिलेंडर मिलेगा। ये गॉसियन सरफेस बनेगी इस तरह से। ठीक है, हमें गॉसियन सरफेस इस तरह से बनानी है कि उसमें सिमेट्री भी हो, यानी चार्ज सिमेट्रिकल भी हो उसके थ्रू, और जो सरफेस है उसके पॉइंट पर कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेंज नहीं हो रही हो। क्यों, क्योंकि हमें फ्लक्स जो निकालते हैं डी फाई इज इक्वल टू हम निकालते हैं ई डॉट डी एस, और हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या ई को बाहर लेते हैं, तो ई को बाहर तभी ले सकते हैं जब पूरे इंटीग्रेशन में ये ई कांस्टेंट कांस्टेंट हो, यानी हम एरिया कहीं पर भी लें ये ई कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमें सरफेस इसी तरह उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह से सरफेस लेते हैं। तो हमें जैसा वायर है, तो वायर जिस तरह से पैरेलल हमें पता है कि इस तरह से, और इस इन पूरे पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कहीं पर भी चेंज नहीं होता है, तो हमें इसी को रेफरेंस मानते हुए हम एक सिलेंडर बनाएंगे, तो उससे ये कर्व्ड सरफेस मिलेगी हमें इसके पैरेलल। ठीक है, तो अब हमें इस सरफेस पर
विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मान लीजिए हम कुछ छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं इस सरफेस का, डी ए। ठीक है, डी ए हम इस तरह से दिखाएंगे, इसको मिटाते हैं। इस डी ए को हम दिखाएंगे इस तरह से, इस एरिया पर। मान लीजिए छोटा सा एरिया है इस कर्ड सरफेस में, तो इसका इस सरफेस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, वही इसके एरिया का डायरेक्शन दिखाएगा। और जो विद्युत क्षेत्र है उसका डायरेक्शन भी इसी दिशा में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से इस छोटे से एरिया से फ्लक्स कितना मिल निकलेगा, डी फाई इज इक्वल टू निकलेगा ई डॉट डी ए। ये हमने पहले भी किया हुआ है। इन दोनों को लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, फिर हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इससे आएगा इसका मॉड्यूलस और इसका मॉड्यूलस दिएगा कोस थीटा। ठीक है, तो अब हम इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं ई डी ए कोस थीटा। तो इससे तो आएगा डी फाई। ठीक है, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोस थीटा इज इक्वल टू वन है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कोस थीटा इज इक्वल टू वन आएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, यानी ई डी ए का को मल्टीप्लाई करने से हमें इस छोटे से एरिया से निकलने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। हमें निकालना है पूरे गाउसियन सरफेस से फ्लक्स। तो सबसे पहले तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो डी फाई इज इक्वल टू मिलेगा हमें इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। तो ये तो हो गया इस कर्व्ड सरफेस के लिए, यानी सरफेस वन नाम दे दूं मैं इसको। ठीक है, ये सरफेस वन के लिए। हमारे पास सरफेस तीन है, एक तो ये है और एक यहाँ से भी है। अगर हम यहाँ से इसको, यहाँ से भी थोड़ा सा एरिया लें, डी ए तो इस डायरेक्शन में होगा, पर यहाँ पर होगा ई इस डायरेक्शन, क्योंकि ये डायरेक्शन इसका तो चेंज हो नहीं रहा है। और यहाँ से भी अगर हम डी ए इस डायरेक्शन में लें, ठीक है, क्योंकि तीन सरफेस है ये इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से इसका है डी ए और यहाँ से ई इस डायरेक्शन में है। तो ये तो सरफेस वन के लिए हो गया, हम इस तरह से लिख सकते हैं ई डी ए। और सरफेस टू के लिए क्या होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ठीक है, अब हमें पता है कि ई डॉट डी ए को करेंगे सोल्व, तो ये आएगा ई डी ए कोस थीटा। यहाँ पे थीटा आ रहा है हमारे पास, इस सरफेस के लिए देखें तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कोस थीटा इज इक्वल टू आएगा 0। तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो पूरा होगा डी फाई ये हो जाएगा 0। तो ये वाली सरफेस लें और ये वाली सरफेस लें, दोनों के लिए सेम आएगा। ठीक है, मैंने दोनों सरफेस के लिए एक ही बार कर रहा हूँ। तो इन दोनों सरफेस के लिए तो 0 आएगा, बची कौन सी सरफेस, जो कर्व्ड है। ठीक है, ये जो सिलेंडर इसकी कर्व सरफेस है, तो ओनली इस सरफेस से ही सारा फ्लक्स निकलेगा। तो टोटल फ्लक्स हमें लिखना है, टोटल फ्लक्स माने तो लिखेंगे हम डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, और ये होगा सरफेस वन के लिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आया समझ में। तो इसको मिटा देते हैं अब, क्योंकि हमें हम डायग्राम का काम हो गया है, तो अब इसको मिटा के इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें फ्लक्स मिला है, टोटल फ्लक्स अगर हम देखें तो टोटल फ्लक्स को ऐसे ही करते हैं, इधर तो फाई ही लिख लेते हैं। फाई इज इक्वल टू, एक तो मिला ई डी ए, ये तो हो गया सरफेस वन, प्लस सरफेस टू का तो था 0, तो 0 लिखेंगे एक बार, फिर 0 दोनों सरफेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा हमें फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस वन ई डी ए, जो कर्व्ड सरफेस थी। ठीक है, इस कर्व्ड सरफेस पर ई पूरे सरफेस में सेम रहेगा, तो इसको ले लेंगे बाहर। तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू आएगा ई और डी ए, जो सरफेस वन का अगर हम पूरे का इंटीग्रेशन करें तो उससे आएगा टोटल एरिया। तो कर्व्ड सरफेस का, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होता है, यहाँ से एस वन के लिए आएगा ये 2 पाई आर एल। ठीक है, जो हमने सिलेंडर लिया था वायर के चारों तरफ, जो हमने सिलेंडर लिया था, ठीक है, अगर हमने मान लीजिए एल लेंथ का लिया था, मैंने उसमें लेंथ लिखी थी, मान लीजिए हमने एल लेंथ का लिया था और आर इसका हमने रेडियस लिया था, तो 2 पाई आर एल जो ये कर्व्ड सरफेस है इसका हमें एरिया मिल जाएगा टोटल। तो यहाँ 2 पाई आर एल लिख सकते हैं हम इसकी जगह। तो ये फाई इज इक्वल टू हमें मिलेगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, यहाँ से फाई को भी रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि पूरे गॉसियन सरफेस में अगर हमें
चार्ज मिल जाए तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट वो होगा इस पूरे के बराबर। तो इस फाई को हम लिख सकते हैं, फाई की जगह लिख सकते हैं हम चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया यहाँ से हम ई को निकाल सकते हैं। तो ई यहाँ से क्या निकलेगा, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और हमें क्यू भी कैलकुलेट करना है क्योंकि तो इनफाइनाइट है, तो चार्ज तो इस पर इनफाइनाइट होगा क्योंकि इसकी लेंथ तो इनफाइनाइट है। पर हमें हमें चार्ज इसके अंदर निकालना है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम गॉसियन सरफेस लेते हैं तो हम चार्ज किसके लिए निकालते हैं, हमें बाहर वाले चार्ज से मतलब नहीं है। चार्ज तो बाहर भी है, चार्ज तो बाहर भी होता है, पर हमें निकालना है ओनली अंदर कितना चार्ज है। तो अंदर जितने, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितनी भी वायर की लेंथ आ रही है वही हमारे लिए चार्ज होगा। ठीक है, तो हमें चार्ज तो उस पर इन्फाइनाइट होगा क्योंकि इन्फाइनाइट लेंथ है वायर की, पर हमें चार्ज निकालना होता है गॉसियन सरफेस के अंदर। तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा, अगर ये एल लेंथ वायर की यहाँ पर है, ठीक है, तो उसके लिए कैसे करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा पोर्शन। तो मान लीजिए हमें लेमडा डेंसिटी दी हुई है, यानी लेमडा लेमडा इज इक्वल टू क्या था, क्यू अपॉन एल, यानी टोटल लंबाई पर अगर ये चार्ज क्यू है तो पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होगा उसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, या फिर है ना उसको लेमडा से दिखाते हैं। तो अगर हम यहाँ से इसको करें तो ये आएगा, चार्ज हमारे पास आएगा लेमडा इंटू एल। तो यानी चार्ज डेंसिटी अगर हम लेंथ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उतनी लेंथ में, यानी जितनी भी लेंथ से हम मल्टीप्लाई करेंगे उतनी लेंथ में हमारे पास चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको, जो हमने सिलेंडर गॉसियन सरफेस के लिए सिलेंडर की लेंथ ली थी उसी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने वायर की लेंथ में हमारे पास चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस क्यू की जगह लिख सकते हैं लेमडा एल। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करते हैं लेमडा एल से। तो ई इज इक्वल टू आएगा लेमडा एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ई की जगह आएगा हमारे पास लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यानी यहाँ से बोल सकते हैं हम कि ई प्रोपोर्शनल है 1/r। इससे हम ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी जितना जितना हम वायर से दूर जाएंगे उतना ही विद्युत क्षेत्र हमारे पास कम होता जाए। ठीक है, तो ये एक वायर के लिए एक्सप्रेशन था कि विद्युत क्षेत्र किस तरह डिपेंड करता है, यानी एक तो उसकी चार्ज डेंसिटी पर कि कितनी तीव्रता होगी, यानी जितना अधिक चार्ज होगा, डेंसिटी चार्ज की जितनी ज़्यादा होगी उतना ही विद्युत क्षेत्र मिलेगा। 2 पाई एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, और जितना हम वायर के पास हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक मिलेगी, वायर से जितना दूर जाएंगे उतनी क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। और ये ओनली आर पर डिपेंड कर रहा है, यानी लीनियरली कम होगा, यानी जितना दूर हम जाएंगे उस तरह से इस तरह गिरेगा। ठीक है, यानी अगर हम दूर जा रहे हैं, अगर ये हम आर को इस तरह से दिखाएं और ई को इस पर दिखाएं, तो जितना हम दूर जाएंगे उतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो करता है इस तरह से डिपेंड। इसका तो अगला टॉपिक लेते हैं, इसको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट हमने देखा कि गाउस लॉ में गाउस सरफेस बनाकर हमने एक तो गोले पर चार्ज निकाला, यानी गोले पर चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। एक हमने निकाला इनफाइनाइट, जो अगर एक पृष्ठ है, अगर उस पर आवेश है तो उसकी वजह से तीव्रता निकाली। और एक इनफाइनाइट अगर वायर है तो हमने इसमें तीव्रता निकाली। तो तीनों सरफेस ऐसी थी जिसमें चार्ज था जो एक तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यानी कहीं भी डेंसिटी इसकी कम ज़्यादा नहीं थी, डेंसिटी इक्वल थी इसमें। और उसके अलावा ये सारी जो शेप्स है ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इनमें एक तो जो गाउस लॉ हम अप्लाई करते हैं, गाउसियन सरफेस तब बनाते जब हमें चार्ज में सिमेट्री मिले। तो अगर सिमेट्री अगर उसमें है तो उससे निकालना आसान होता है, वरना गाउस लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सी कंडीशन में हम गाउस लॉ अप्लाई करना सही नहीं होता, गाउस लॉ तो हमेशा सही होता है। ठीक है, ये एक फंडामेंटल इसका एक तरह से ये गलत नहीं है, पर हम इसको अप्लाई नहीं कर पाते, ये कठिन हो जाता है चार्ज निकालना। क्योंकि अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से देखें हम, जो है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए आता है इसमें। ठीक है, तो हम करते हैं इसमें हर बार डी फाई इज इक्वल टू, तो हम छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट करके इंटीग्रेशन करते हैं, फिर निकालते हैं। ठीक है,
तो इंटीग्रेशन करना सबसे पहली कंडीशन तो ये आती है कि अगर ये बाहर हो, अगर ये चेंज नहीं हो रहा, तब हम ओनली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक। तो एक तो ये गाउसियन सर्फेस बनाते हो हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये कांस्टेंट रहे। तो ये कांस्टेंट तब रहेगा जो हमें कभी कहीं सिमेट्री हो, ताकि एक का प्रभाव दूसरे की वजह से निरस्त हो जाए। तो ई कांस्टेंट रखना होता है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो डॉट प्रोडक्ट आता है, ठीक है, इसकी वजह से इसको हटाने के बाद में क्या आता है, ठीक है, अगर इसको मैं ई डॉट डी एस की जगह में ई डी ए कोस थीटा लिख देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता है अभी के लिए। ठीक है, ई इंटू, ठीक है, तो पास पास लिख देते हैं, ई डी ए कोस थीटा लिख देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, जनरल वैसे ये होता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि हमें ये कांस्टेंट रखना होता है सरफेस बनाते हो। दूसरी प्रॉब्लम ये रहती है कि जो ये कोस थीटा है, ठीक है, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में मिलना चाहिए हमें, क्योंकि बार बार अगर डायरेक्शन चेंज करेगा तब भी हमें इनको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को सम करने में, क्योंकि सम इसका समेशन ही तो करना होता है, तो उनको सम करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो हमेशा एक तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए इसके, ताकि हमें ये कोस थीटा हट जाए। दोनों एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे, अगर सरफेस के परपेंडिकुलर अगर दोनों में एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे तो ये कोस थीटा जो है 1 आएगा। तो हमें एक तो इसका ध्यान रखना होता है, एक इसका होता है, और एक जो गॉसियन सरफेस है उसके लिए ऐसी सरफेस भी होनी चाहिए बनाते हो कि इसका हम एरिया भी निकाल सकें। ठीक है, तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी कठिन हो जाता है अगर सिमेट्री नहीं हो उसमें। ठीक है, तो अप्लाई तो यानी गॉसियन गाउस जो लॉ है वो तो हमेशा सत्य रहेगा, पर उसको अप्लाई करना कभी कभी कठिन हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये तीनों केस देखे। तो इसमें हमें एक केस काम आता है ये वाला, जिसमें एक सरफेस पर फैला होता है, इसमें जो एक पृष्ठ पर फैला हुआ है आवेश। तो हमने पृष्ठ पर जो आवेश निकाला था वो था 1 E इज इक्वल टू, जो आवेश निकाला था आर डिस्टेंस पर, ठीक है, वो था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है हमेशा, जो यानी इन्फाइनाइट ये लॉन्ग है और इसकी विड्थ भी इन्फाइनाइट है, तो इसके आसपास चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी रहेगी। इसमें डिस्टेंस में हम अगर दूर, इससे दूर भी जाएंगे तो भी विद्युत क्षेत्र एक जैसा ही रहेगा। ठीक, ये ओनली तभी संभव है जब ये इन्फाइनाइट हो। ठीक है, इन्फाइनाइट का मतलब क्या हमने बताया कि अगर इसके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में इसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो आर हम लिखते हैं इससे दूरी, वो दूरी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, तब हम इसको इन्फाइनाइट बोल सकते हैं। तो वो दूरी अगर थोड़ी कम ज़्यादा बढ़ भी जाए तब भी इस पर फर्क नहीं पड़ता, यानी ये कांस्टेंट मिलता है। तो हमने एक का तो देखा, अगर उसी तरह केस दूसरा में ले रहा हूँ, अगर ये दो तरह की पट्टी का है, ठीक है, अगर ये एक पृष्ठ है, मैं एक प्रश्न यहाँ ले लिया हमने, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है, और हम ले लेते हैं मान लीजिए एक पृष्ठ और ले लें, तब क्या स्थिति बनेगी। ठीक है, तो उसी को एक टॉपिक बनाते हैं या लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट, अगर दो समान आवेशित पृष्ठ अगर आमने सामने हो और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो अलग अलग पॉइंट पर, तो कैसे निकालेंगे। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है ऐसी, क्योंकि हम डिराइव कर चुके हैं एक पृष्ठ के लिए, तो हमें ओनली केस देखना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये है दो समान आवेशित, यानी सबसे पहले इनको दोनों को समान आवेशित कर देते हैं, यानी एक जैसा, यानी अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसकी वजह से हम पहले केस में देखते हैं, अगर मान लीजिए पॉइंट बाहर हो, दोनों पट्टिकाएं इधर है, दोनों पृष्ठ इधर है, पॉइंट बाहर हो, तब क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तो हमेशा इसके पैरेलल ही निकलता है, यानी अगर इसकी परपेंडिकुलर इसका इधर है इस सरफेस का, तो इसके सरफेस के डायरेक्शन में ही विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होता है, तो ये पैरेलल होगा। ठीक है, तो इस वाले की वजह से मान लीजिए E1 है, तो हमें मिलेगा E1 इधर। ठीक है, दोनों समान आवेशित है तो दोनों की वजह से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र एक जैसा ही रहेगा, E1 E2 नहीं, इसको ओनली ई नाम देंगे हम। क्यों, क्योंकि आवेश दोनों पर समान है और डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, यानी इसकी वजह से तीव्रता अगर हम यहाँ लेंगे तो अगर एक इस ये ओनली, अगर इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र है वो ई यहाँ पर भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा। ठीक है, तो हम मान लीजिए इसकी वजह से मान रहे हैं, तो ई इधर आएगा। ठीक, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से एक ई वापस इधर आएगा, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इस वाले पॉइंट पर 2E हो जाएगा इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट पी है इस पर हो जाएगा 2E। तो जो ये बाहर अगर बिंदु है, ये अगर बाहर बिंदु है तो इस पर ई बराबर क्या आएगा, हमारे पास आता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अभी क्या आ रहा है, इस पर डबल हो गया है, तो यानी हमें इसको डबल करना पड़ेगा। ठीक है, ये कर दिया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो विद्युत क्षेत्र मिलेगा
वो होगा यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्योंकि एक की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट मिलता है, तो दूसरे की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ये मैं इसको ऐसे दिखा देते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट इसकी वजह से मिलेगा, और एक मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट इसकी वजह से मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये इस पॉइंट पर पी पर, ठीक है। अगर ये पॉइंट अंदर आ जाए, मान लीजिए मैंने पॉइंट यहाँ ले लिया, तो अब देखेंगे इस सरफेस की वजह से मिलेगा हमें ई इस तरफ, और इस सरफेस की वजह से मिलेगा ई इस तरफ, क्योंकि चारों इधर भी जाएगा, विद्युत विद्युत क्षेत्र चारों तरफ होगा इसकी वजह से। तो इस पॉइंट की रेस्पेक्ट में देखें तो इधर होगा, तो इसकी वजह से ई इधर आया, और इस वजह से देखें तो ई इधर होगा, तो ये दोनों इक्वल भी है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो रिजल्टेंट, ठीक है। ई रिजल्टेंट मान लीजिए ये जीरो आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ई रिजल्टेंट क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक। तो अगर आवेशित सरफेस दो पर समान आवेश हो तो इस तरह से मिलता है, ठीक है। अगर असमान आवेशित हो, यानी एक पर अगर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव कर दे तो, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए इसको असमान आवेशित कर देते हैं, तब क्या होगा, तब उसके लिए इसको मिटाते हैं पहले। तो मान लीजिए दोनों असमान आवेशित है, यानी दोनों पर आवेश डिफरेंट है, अगर इसमें पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव, क्वांटिटी दोनों की सेम है, अगर इसमें क्यू आवेश है तो इस पर माइनस क्यू, सेम अमाउंट है, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिव चार्ज, ठीक। उसकी वजह से अगर हम बाहर देखें अब, तब क्या होगा, इस पॉजिटिव वाले की वजह से ई इधर की तरफ होगा, और नेगेटिव चार्ज पृष्ठ की खुद की तरफ होता है विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ से इधर की तरफ होगा, तो इसको लिखेंगे ई इधर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास रिजल्टेंट जीरो, यानी अब बाहर विद्युत क्षेत्र जीरो होगा। अब अंदर देखें तो अगर अंदर कोई पॉइंट ले, तो इस वाली प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर, और इस वाले की वजह से क्या होगा, इसी की तरफ, सरफेस की ही तरफ रहेगा, तो ये हो जाएगा ई रिजल्टेंट क्या होगा, 2 ई के बराबर, है ना। तो और ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, इसका हमने किया डबल, तो ई आर, यानी रिजल्टेंट आएगा हमारे पास ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें पहले जो केस यानी समान आवेशित के लिए जैसा था, वो बाहर जो मिल रहा था वो अब भी दोनों के बीच में मिल रहा है, और जो पहले दोनों समान आवेशित के बीच में जीरो मिल रहा था वो अब बाहर जीरो मिल रहा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारा जो आप अगला टॉपिक आपके जो आएगा, यानी अगला चैप्टर में संधारित्र वाले में, जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज में लेके संधारित्र बनाया जाता है, यानी कैपेसिटर में, तो वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है वो इस तरह से निकलती है, दोनों सरफेस के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके चैप्टर 1 यही फिनिश होता है, और इसके हमने लगभग सभी टॉपिक पढ़ लिए। इसके बाद हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो हम लेंगे अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।